आज खुद के पेशे यानी पत्रकारिता से जुड़ी कुछ कहानी बताऊंगा। आज कुछ अपनी बात करूंगा, अपनी परेशानियों की बात करूंगा, किस तरह से यहां तक का सफर रहा है और कैसे आज मेरे सहयोगी उसी तरह का सफर आसान कर रहे हैं, उसी तरह का सफर जी रहे हैं। मुश्किल भरा पत्रकारिता पेशा आसान नहीं है पत्रकार होना। विस्तार से एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। आज सीधे मुद्दे की बात में कौन कौन सी खबरें हर दिन आपको दिखाता हूं, हर दिन आपको बताता हूं और ये बार बार कहता हूं कि 8 से 9 अगर आप विस्तार न्यूज का ये शो देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और हाँ, अगर विदेश में कोई ऐसी खबर हो जो आपको जानना समझना जरूरी है तो वो सब कुछ इस 1 घंटे के बुलेटिन में आप जान जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं क्या बताता हूं, सबसे पहले बात आज आतंकियों के कायराना हरकत की करेंगे। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार बनने के 4 दिन बाद ही पाकिस्तान ने बड़ा हमला कर दिया है। अब नेता कह रहे हैं कश्मीर में हुआ हमला तो पाकिस्तान से बात करो, उमर अब्दुल्ला। दूसरी खबर में बात विमानों को मिल रही लगातार धमकी की करेंगे। 5 दिन में भाई साहब, 5 दिन में 100 से ज्यादा विमानों में बम की धमकी मिली है। विमान ना हो गया, गिल्ली डंडा का खेल हो गया। मतलब जब चाहो हवाई जहाज उड़ा दोगे। भारत की उड़ान पर ब्रेक लगाने की साजिश कौन रच रहा है, विस्तार से बात करूंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तीसरी खबर में बात हवाई उड़ान की ही होगी। खबर मध्य प्रदेश की है। रीवा वाले ध्यान दे, अब हवाई जहाज चढ़े का मिली, बघेली में बताई ला ताकि अपना बजे समझ जाई और मात्र 999 रुपया मिली। विस्तार से बताऊं सब कुछ, लेकिन अगली खबर का है। चौथी खबर में बात बाबा बागेश्वर के करेंगे। बाबा बागेश्वर ने नशा मुक्ति की मुहिम चलाई है। गांव में शपथ दिलवा रहे हैं, सड़क पर लोगों को समझा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। 5वीं खबर में बात ग्वालियर की करूंगा। 2 गुटों में झगड़ा था, सालों से विवाद था, बजरंगबली ने समझौता कराया है, अच्छी तस्वीरें। 6ठी खबर में बात अपनी करूंगा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। अपने पेशे से जुड़ी बात करूंगा, पत्रकारिता कितना मुश्किल भरा है, विस्तार से बताऊंगा। आज कुछ ऐसी घटना घटी है कि मुझे आपसे बताना जरूरी है। 7वीं खबर में बात रायपुर दक्षिण उपचुनाव की करूंगा। बीजेपी ने सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस में मंथन जारी है। और 8वीं खबर में आपको छत्तीसगढ़ के एक गांव की कहानी बताऊंगा, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलने वाला है। और आखिर में बात नक्सलवाद की करूंगा। आज फिर 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई और समय रहा तो छत्तीसगढ़ में हो रही ठगी की भी बात करूंगा। 100 करोड़ ठग लिए हैं चाय वाले ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहली खबर, कश्मीर में हुआ हमला, पाकिस्तान से बात करो अब्दुल्ला। ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है? और उमर अब्दुल्ला अभी तो मुख्यमंत्री बने हैं, कहां से पाकिस्तान से बात कर लेंगे? और क्या करना चाहिए? ये बात कैसे उठ गई है? 7 लोगों को मारा है। फिर से आतंकियों ने कायराना हरकत की है, निहत्थे मजदूरों को मार डाला है। 7 निर्दोष लोगों की जान ले ली है, आतंकियों ने जान ले ली है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकियों ने कल रात फायरिंग कर 7 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। ये सभी सड़क बनाने वाली साइट पर काम कर रहे थे। रात करीब 8 बजे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की, जिसमें 3 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। क्या दोष था इनका, क्या गुनाह किया था? जिनमें कश्मीर के एक डॉक्टर भी हैं। अपनों को खोने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी तरफ इस आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर इस पर चर्चा किस तरह से शुरू हुई है। पहले रिपोर्ट देखिए। बेटे को पता ही नहीं है, अभी तक नहीं हमने उसको बताया कि तेरे पापा के साथ से हुआ। क्या अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब इन बच्चों, ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं? आके फोन लगाया, 8 बजे से फोन कंटिन्यूसली लगा रही हूँ, 12 बज गए, फोन नहीं उठा।
कैसे कहूं जो एक महिला कह रही है, ऐसा करवा चौथ किसी को ना देना। परिवार के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मारे गए आर्किटेक्ट शशि अबरोल के परिवार की तस्वीरें आपको दिखाइए। पत्नी का कल करवा चौथ का व्रत था। व्रत खोलने से पहले पत्नी ने वीडियो कॉल पर बात की। रात 8 बजे जब पूरे देश में महिलाएं अपने पति को देख करवा चौथ का व्रत खोल रही थी, ठीक उसी समय शशि अबरोल की पत्नी ने हमेशा के लिए अपना सुहाग खो दिया। एक पत्नी की चीखें सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। गांदरबल में 7 बेगुनाहों को मारने की जिम्मेदारी लश्कर के संगठन टीआरएफ ने ली है। सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था। 2020 के बाद टीआरएफ टारगेट किलिंग की ज्यादातर घटनाओं में शामिल रहा है। कश्मीरी पंडितों, गैर कश्मीरी सरकारी अफसरों, नेताओं और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद टीआरएफ एक्टिव है। इस आतंकी हमले में 2 से 3 आतंकियों के होने की संभावना है। इन आतंकियों ने 1 महीने टनल की रेकी, फिर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। कश्मीर में सक्रिय इस आतंकी संगठन ने पिछले 1.5 साल में कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 16 अक्टूबर को पहली बार केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद 4 दिन बाद ही आतंकियों ने इतने बड़े हमले को अंजाम दे दिया। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में शांति से चुनाव हो गया। दहशतगर्दों का जो मंसूबा था वो चकनाचूर करके नई सरकार भी बन गई। बढ़ते कश्मीर, नए कश्मीर को देखकर दुश्मन परेशान है। यही वजह है कि नई सरकार के गठन के 4 दिन बाद ही आतंकी हमला कर 7 लोगों को मार दिया। इस आतंकी हमले पर नेताओं का बयान भी आया है। सुनिए क्या क्या कह रहे हैं, कौन सी पार्टी के नेता, सुनाइए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, राहुल गांधी संरक्षक, फारूक अब्दुल्ला डायरेक्टर, हम पाकिस्तान से बात करेंगे। कि जहाँ तक ताल्लुक है हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा। हम चाहते हैं ये जो ताकतें हैं वो सतर्क हो जाएं और जितना भी कमज़ोर करने की कोशिश करें हिंदुस्तान को। हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वो बहुत सक्षम हैं, वो उससे लड़ेंगे और इनको करारा जवाब देंगे। ये मानवता का कत्ल किया गया है, इंसानियत को तार-तार किया गया है। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। गांदरबल आतंकी हमले में मध्य प्रदेश के सीधी के रहने वाले अनिल शुक्ला ने भी अपनी जान गंवा दी। अनिल शुक्ला के मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। अनिल शुक्ला का गांव परिजनों के चित्कार से गूंज उठा। अनिल शुक्ला 30 साल से कश्मीर में काम कर रहे थे, लेकिन 20 अक्टूबर की रात आतंकियों ने अनिल को निशाना बना लिया और 150 से ज्यादा फायरिंग कर अनिल को भी मार डाला, जिंदगी खत्म कर दी। अनिल शुक्ला की मौत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया है और मृतक के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। बहुत दुखद घटना थी और मुझे लगता है कि देश में हो रही सियासत और आगे ऐसा ना हो, इस पर दिल्ली में भी चर्चा शुरू हो गई है और इसलिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अमृत मेरे सहयोगी, आज मैं सुबह दिल्ली में ही था, अमृत के साथ ही था। जब ये खबर आई तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अमृत रात में बात होगी,
विस्तार से बात होगी। इस घटना के बाद किस तरह की चर्चा हो रही है और कैसे इस पर नियंत्रण लाया जाएगा। नई सरकार का गठन हो गया है। अमृत तिवारी दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, इसको तीन पहलू में देखना जरूरी है इस पूरे घटनाक्रम को। एक तो जो टीआरएफ की द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, वो ऐसा टेररिस्ट संगठन है जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद से कोलैबोरेट करके बना है और इसका अस्तित्व जो है वो 2020 के बाद आता है, जब 370 जो है कश्मीर से ख़त्म हो चुका है और लगातार वहाँ पर केंद्र की नीतियाँ अपनी जड़ें जमाने लगती हैं। उसके बाद से टारगेट किलिंग शुरू होती है और पहले जो है कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता है, फिर बाद में जो भी गैर पंडित हैं, चाहे जो बाहरी राज्यों से गए हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। इस पूरे मामले में देखेंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने अनुरोध किया था कि दोनों देशों के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जब एस जयशंकर वहां पे पहुंचे थे और एक जब बैठक हुई थी, पूरे देश जितने भी एशिया से, चाइना से जुड़े, शंघाई कोऑपरेशन से जुड़े हुए जो देश थे, वहां पे मीटिंग के दौरान उन्होंने अलग से ये बात कही थी। उसके बाद ही देखिए किस तरह के जो है परिणाम सामने आते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले जो कहा था कि पाकिस्तान में एक ऐसा डीप स्टेट बैठा है जो एक तय ही नहीं करने देता कि बातचीत करे तो आखिर किससे करें। इसके पहले देखेंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा लेकर गए थे तो कारगिल हो गया था। नरेंद्र मोदी जब उनके बेटी की शादी में पहुंचे थे तो पठानकोट हो गया था और अब जब एस जयशंकर पहुंचे तो उसके ठीक बाद देखेंगे तो यह टनल में जो है एक बहुत बड़ा जो कहा जाए कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से की जाती है। अमृत रोकना होगा, अमृत रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा। पाकिस्तान के वजीरे आजम, आपको आगे आकर नियंत्रण करना पड़ेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अपने भाई से कहिए ये बदल चुका ये हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर चुनाव हो गया है और याद रखिएगा अगर ये हरकत जारी रही तो भारत पलट कर जवाब देगा। विदेश मंत्री ने कह दिया है पाकिस्तान में साफ साफ। बहुत शुक्रिया आपका अमृत, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? 5 दिन में 100 फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी दिया। किसने दिया है? ये चेहरा देख लीजिए गौर से। अब फ्लाइट से चलने में डर लगने लगा है। इतनी धमकी मिल रही है, इतनी धमकी मिल रही है कि क्या ही कहा जाए। मैंने कहा था ना आपसे, गिल्ली डंडा बना लिया है। जितनी आसानी से लोग बच्चे खेलते थे गांव में, कहते थे चलो ये गेम खेल लें, बहुत सरल सहज है, वैसे आपने फ्लाइट को बना लिया। आज ही फ्लाइट से आया हूं। यही सोच रहा था कि कोई धमकी बस ना मिले इस फ्लाइट को और मैं समय से पहुंच जाऊं ताकि आपके सामने सीधे मुद्दे की बात का ये शो कर सकूं। पिछले 5 दिनों में 100 से ज्यादा उड़ानों को धमकी मिली है। मामला बहुत ही गंभीर हो गया है, इसलिए बताना पड़ रहा है। विमानों को उड़ाने की मिल रही धमकी को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। सरकार ने इन धमकियों से निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई। विमान से उड़ाने की धमकी देने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। 5 दिन तो छोड़िए साहब, पिछले 2 दिन की ही बात करें तो कल यानी 20 अक्टूबर को भारतीय एयरलाइंस की 25 फ्लाइट्स में बम की धमकियां मिली थी। 19 अक्टूबर को 30 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम की धमकियां मिली थी। विमानों को मिल रही धमकियों पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। एयरक्राफ्ट की स्क्रीनिंग कर ली गई है। अभी तक कुछ ऐसी गलत बात सामने नहीं आई है। उनकी गंभीरता समझ के थी तब में उसकी जांच साइबर क्राइम को बढ़ेगी। नहीं, तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या बम जैसी कोई चीज नहीं मिली है। As we have seen that we have been getting repeated ones and most of them are hoax bomb threats. We have had multiple meetings. There are 2 areas that we can explore. One is the amendment in aircraft security rules. We are definitely pushing forward to bring a change in the Suwaska Act also. और ये जो धमकियां आ रही हैं ना, वो ज्यादातर विदेशों से आ रही हैं। जितनी धमकियां आई हैं उसमें 90% धमकियों के फोन कॉल विदेश से आए हैं। सिर्फ 10% फोन कॉल ही भारत के अंदर से आए हैं। मतलब देश के उड़ान पर ब्रेक लगाने की साजिश
विदेश में रची जा रही है, विदेश में रची जा रही है। अभी तो धमकी सिर्फ फोन कॉल पर आ रही है, लेकिन अब तो खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने वीडियो शेयर करके एयर इंडिया को उड़ाने की धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही है। पन्नू ने लोगों को एयर इंडिया में सफर ना करने की सलाह दी है। सुन लीजिए आतंकी पन्नू क्या कह रहा है, वीडियो जारी किया है भाई, सुनाइए। 19 नवंबर तो ग्लोबल ब्लॉकेड के एयर इंडिया दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ये जो धमकी दे रहा है आतंकी पन्नू कौन है, जो विदेश में बैठकर भारत को दहलाने की खुलेआम धमकी दे रहा है? अमृतसर में जन्मा गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकी है। पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता है। पन्नू खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक है, जो एक अलग सिख देश की वकालत करता है। 1 जुलाई 2020 को पन्नू का नाम भारत सरकार ने आतंकियों की सूची में डाल दिया है। समझ गए आप पूरी बात को? ऐसा नहीं है कि आतंकी पन्नू ने पहली बार ऐसी धमकी दी है, ऐसा नहीं है। पिछले साल भी पन्नू ने नवंबर में ऐसी ही धमकी दी थी। पन्नू सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी करता है। पन्नू पर भारत में 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। भारत में विमानों को मिल रही धमकी के बीच आतंकी पन्नू का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई वायरल होने के लिए कर रहा है, तब भी चिंता की बात तो है। मान लीजिए कहीं सच्चाई हो गई इसमें, तो लोग चिंतित हैं। सरकार जांच कर रही है, इसलिए हमने भी विस्तार से आपको खबर बता दी। एक तरफ विदेश से भारत की उड़ान रोकने की साजिश चल रही है, तो दूसरी तरफ विकसित भारत को रफ्तार देने के लिए सरकार नई उड़ानों का सौगात दे रही है। अगली खबर भी उड़ान से ही जुड़ी है, लेकिन विंध्य से खुशखबरी आई है, रीवा से। चलिए बता देते हैं। इसलिए अगली खबर कहां से क्या आई बताइए। रीवा वाले ध्यान दे, अब हवाई जहाज चढ़े क मिली। मैंने भी ये तय कर रखा है कि जब रीवा के खबर होई तो हम बघेलिन में बात करब। हम वहाँ जन्मे हैं, वहाँ हमार पैदाइश है, तो हवाई जहाज मिले, चाहे ट्रेन मिले, चाहे कौनो सौगात मिले, हम कहा भी है कि भैया सुनी, रीवा वाले ध्यान दे, अब हवाई जहाज चढ़े क मिली। रीवांचल शुरू भई रही तो सलगे रीवा में हाहाकार रहा कि चला भाई एक ट्रेन शुरू हो गया डायरेक्ट भोपाल का। अब बधाई ले ली, अब तो हवाई जहाज शुरू हो गया। बधाई हो विंध्यवासियों, आपको बधाई हो। अब मात्र 999 रुपए में भोपाल से रीवा की यात्रा कीजिए। सुलभ और सस्ती हवाई यात्रा अगर मात्र 999 रुपए में मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। ये तो मौज वाली बात है। कल यानी कि 20 अक्टूबर को वाराणसी से पीएम मोदी ने वर्चुअली रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर रीवा में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। विंध्य के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन था। इस एयरपोर्ट के शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री ने विंध्य के लोगों को खुशखबरी दे दी और कह दिया 1 महीने के लिए रीवा से भोपाल की यात्रा मात्र 999 रुपए में होगी। क्या बात है, 1000 रुपया है पॉकेट में है और आज तक हवाई जहाज में नहीं बैठे हैं तो रीवा से भोपाल का टिकट करा लीजिए। सब बताएंगे, अच्छी खबर। लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, दिखाइए। हवाई चक्कर से हवाई जहाज तक की व्यवस्था 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से। बात हम लोगों के दिमाग में थी कि एयरपोर्ट यहाँ पे बनाएंगे तो देश और दुनिया से जुड़ेंगे और तेजी के साथ हर क्षेत्र में निवेश की और विकास की संभावनाएं जो हैं वो पूरी होंगी। आज वो सपना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रीवा को 100 करोड़ रुपए का एक नया विमानतल मिल चुका है। राजेंद्र शुक्ला ने कहा था कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से सफर करेगा। अब वो दिन आ गया है। भारत सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार का भी आभार है। 5 नवंबर से रीवा एयरपोर्ट से नियमित उड़ान
शुरू हो जाएगी। 72 सीटर प्लेन की शुरुआत की जाएगी। हालांकि शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है, शेड्यूल आएगा वो भी विस्तार से बता देंगे। लेकिन फिलहाल तो 999 रुपया हवाई टिकट का दाम सुनकर ही अच्छा लग रहा है। अब हम रीवा से हैं तो खुश हैं, खुशी से खबर बता रहे हैं। इस खबर को सुनकर और लोग कितने खुश हैं ये भी सुन लीजिए। सुनावा भाई रिवाड़ी का कहला, सुनावा। बहुत ही अच्छा है ये, देखा जाए तो खर्चा भी कम है, फ्लाइट का टिकट भी देखा जाए तो रीजनेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हमारे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई यात्रा करे। वो चीज़ तो अच्छी बनाई सरकार ने, जो स्कीम निकाली है वो बढ़िया चीज़ है। 999 रुपये में लोगों को भोपाल से रीवा पहुंचाना, सब कोई बैठ पाएगा, स्टूडेंट भी, नॉर्मल पीपल भी बैठ पाएंगे। 999 रुपये में अफोर्डेबल प्राइस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिप्टी सीएम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मोहन जी की सरकार, इन्होंने कहा था और इन्होंने इसको पूरा किया। लोग खुश हैं, सफर आसान होगा तो शुक्रिया कह रहे हैं। भोपाल से रीवा की दूरी लगभग 540 किलोमीटर है। ट्रेन से अगर सफर करेंगे तो औसतन 11 घंटे का समय लगेगा। थर्ड एसी का टिकट 925 रुपए से लेकर 1240 रुपए तक का होता है। अगर आप बाई रोड यात्रा करेंगे तो 10 घंटे लगेगा। एसी बस का किराया 700 रुपए से लेकर 1700 रुपया तक है। ट्रेन और रोड से आने में समय भी ज़्यादा लग रहा है और पैसा भी। हवाई सफ़र मात्र 999। अच्छी खबर है। इस पर एयरलाइंस से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं, विस्तार न्यूज़ ने एरो एयरवेज के एमडी से बात की है। सुन लीजिए, पूरी प्लानिंग सुनाइए भाई, सुनाइए। अभी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं उसके हिसाब से अभी भोपाल कनेक्ट किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल में रीवा से। आगे चल के दतिया कनेक्ट करने की प्लानिंग है जब दतिया एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन हो जाए। कमाल है, भोपाल के बाद दतिया को भी रीवा से कनेक्ट करने की योजना है। 20 अक्टूबर को रीवा को एयरपोर्ट की सौगात मिली और 2 दिन बाद 23 अक्टूबर को रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाला है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि विंध्य आर्थिक उड़ान भरने को तैयार है। रीवा के लिए अच्छी खबर है, विस्तार से बता दिया। क्या माहौल है रीवा में, जानने के लिए सीधा कहां चलना पड़ेगा आपको पता है? रीवा एयरपोर्ट ही लेकर चलता हूं आपको। रीवा एयरपोर्ट में विवेक खड़े हैं, पीछे दिख रहा है रीवा हवाई अड्डा। क्या हाल है? तोका कब आवे के भोपाल और तोका का कहल रहा लोग? आज पूरा दिन हम लोगन से बात की हन, ये एयरपोर्ट का लेके बात की हन। हर आदमी इतना खुश है और सबसे ज्यादा खुशी यही कि मुख्यमंत्री जो कहिन कि 999 में रीवा से भोपाल पहुंच जाइए। पहले था रिजर्वेशन करवा में परत रहा तो 1500 में वंदे भारत में रिजर्वेशन होत रहा, अब हवाई जहाज में 1 घंटे में भोपाल पहुंच जाइए। भारी खुशी के माहौल है और लोग यह कहिन कि डिप्टी सीएम बोट में आगे आए रहे तो कहिन था कि हवाई चप्पल पहने वाला आदमी अब हवाई यात्रा करवाऊ, और वह सपना आज साकार हो रहा। तो पूरे रीवा में, पूरे विंध्य में खुशी के माहौल है। चारों तरफ लोग चर्चा कर रहे हैं कि 999 रुपया में भोपाल पहुंच जाओ, यानी कि विंध्य और रीवा दोनों खातिर बड़ी का सुनो है तो हाउ का इस खुशखबरी हम दे दी थे, चाहे खुशखबरी। दुष्यंत यहाँ बा, दुष्यंत यहाँ हो भाई। कहा है विवेक तिवारी, क्या हाल चाल है? यहाँ कुछ यहाँ विवेक तो का एक खुशखबरी ये दे दी थे कि दुष्यंत के काम है टिकट कराओ। दुष्यंत इनका वादा कहता है कि जब पहली उड़ान भरी तो इनका पहला टिकट करा दी है और इनका सीधे रीवा से भोपाल बुला लिया। दुष्यंतों का एक वादा करना कह दे। आप अपना अप्रूवल दे हम तत्काल ही नहीं बुला लेते। 5 तारीख का नहीं आमेक है, पहले रोज चली फ्लाइट तो यहीं बैठ के चले हमें अप्रूवल अपना दे हम आप तत्काल कह दे। तो देखा लाइव अप्रूवल दे है कि पहला फ्लाइट जो रीवा से आई, समझल रहा ना, ओमा बैठ के कैमरा उमरा लाई के चले आए, बता दिया कि लोग कितना खुश हैं। ठीक है दुष्यंत, बहुत धन्यवाद। तो चला बात करा लोगन से पूछा था कि कैसा लाग है। 1000 से कम माँ भोपाल पहुंच रहे हैं, वह 1 घंटा में। 1 घंटा पूछत है। चला ठीक है, तो हाँ खुशखबरी दे दिया रीवा वालों को खुशखबरी, और जो विस्तार दिखल रहा उन्होंने खुशखबरी। चला बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। और हमने कह दिया है कि अब जो है पहली फ्लाइट जब आएगी तो विवेक तिवारी आएंगे। बजरंगबली ने समझौता कराया है। कहां करवा दिया है? जय बजरंगबली। प्रभु ने कहां समझौता करवाया है ये आपको दिखा देते हैं। थोड़ा अलग खबर लग रही है इसलिए दिखाना बताना जरूरी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मंदिर है, मंदिर हनुमान जी का है।
मंदिर का नाम है समझौते वाले हनुमान जी मंदिर। और यहां मध्य प्रदेश की पुलिस ने बड़े झगड़े का समझौता करा दिया है। पुलिस ने बजरंगबली के द्वार में, बजरंगबली तो होते ही, इसलिए आज इस मंदिर पर बात कर रहा हूं। पूरी खबर विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं आपको खबर क्या है। ग्वालियर के समझौते वाले हनुमान मंदिर में 2 परिवारों की 8 साल पुरानी रंजिश खत्म हो गई। सोचिए जरा, 8 साल पुराना विवाद चंद मिनटों में खत्म हो गया है, चंद मिनटों में। अब विवाद तो विवाद है, खत्म होना चाहिए, कैसे भी खत्म हो, लेकिन यहां बजरंगबली ने खत्म करवाया। दरअसल ग्वालियर के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के छोंदी गांव में 2 परिवार केवल खेत की मेड़ की को चौड़ा करने को लेकर दुश्मनी पाल बैठे थे। मामला इतना छोटा नहीं था जितना सुनने में लग रहा है। इस दुश्मनी में कई बार लाठी डंडे चल चुके थे। एक बार तो मामला इतना बिगड़ गया था कि बंदूकें भी तन गई थी। कई बार मामला खूनी संघर्ष तक भी पहुंच गया था। इस पूरे मामले में अब तक करीब 20 लोग घायल हो चुके हैं। आप समझ गए ये खबर क्यों पड़ी है? 20 लोग घायल हो चुके हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर 3-3 FIR भी दर्ज है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले दोनों पक्षों के बीच फिर से विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया और सभी को समझौते वाले हनुमान मंदिर के सामने बिठाया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और बताया कि 8 सालों में इस दुश्मनी ने क्या क्या खोया है। बाकायदा सब कुछ समझाया गया। बस फिर दोनों ही पक्षों ने हनुमान जी को साक्षी मानकर यह कसम खाई कि आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करेंगे। और इस शपथ के बाद भंडारा भी किया गया, जिसमें पुलिस बल भी शामिल रहा। बजरंगबली का न्याय गजब है। पुलिस अधिकारी जिन्होंने समझौता कराया है, उनका क्या कहना है पूरे मामले पर, सुन लीजिए, सुनाइए भाई। नहीं, लेकिन अच्छा है, ये होना चाहिए आपस में मेल मिलाप। खाने पीने से कहते हैं रिश्ते मजबूत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और तभी समझा जाता है कि ये दुश्मनी, विरोध, विवाद खत्म हुआ जब दोनों लोग एक साथ खाने लगे। तो आज इनको हम दोनों को एक साथ बैठकर खिलाएंगे, दोनों टीम को, और इनका भगवान के सामने साक्षी मानकर ये लोग कसम खाएंगे कि हम कभी विवाद नहीं करेंगे। सीधे मुद्दे की बात यह है कि दुश्मनी हो या कोई झगड़ा, इसी तरह से सुलझ जाना चाहिए, और जब भगवान का आशीर्वाद हो तब तो सुलझा ही लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? बाबा बागेश्वर सड़क में उतरकर चेकिंग कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं खबर इनकी जब भी कोई ऐसी आती है तो दिखा देता हूं। और क्यों दिखाता हूं जानते हैं? क्योंकि कुछ ऐसा नया किया है बाबा ने। नशा मत करिए, बाबा बागेश्वर चेकिंग पर निकल रहे हैं। अब बाबा बागेश्वर नशे के खिलाफ अग्रेसिव मोड में हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ठान लिया है कि कम से कम छतरपुर में तो लोगों को नशा नहीं करने देंगे। देश को नशा मुक्त बनाने की मुहिम की शुरुआत बाबा बागेश्वर ने छतरपुर से कर दी है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 18 अक्टूबर की है और दूसरी तस्वीर आज यानी 21 अक्टूबर की है। 18 अक्टूबर को बाबा बागेश्वर ने गांव-गांव जाकर नशा मुक्ति अभियान चलाया था और आज फिर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। अगर कोई भी दारू पी है तो आदमी यहाँ अपनी समाज से बाहर कर भी लौट के ना बुला भी। पूरे क्षेत्र को, बागेश्वर धाम को नशा मुक्त करेंगे हर हाल में। हमने नारा दिया, नशा से नाश होगा, निर्धनता का वास होगा। 18 अक्टूबर को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गांव वालों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई थी और आज एक बार फिर से छतरपुर के एसपी अगम जैन के साथ मिलकर बाबा बागेश्वर सड़कों पर उतरे और लोगों को हिदायत दी कि अगर नशा करके वाहन चलाओगे या ओवरलोडिंग करोगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ, ये तो चेकिंग ही वाला मामला है, इसीलिए इस खबर को दिखा रहा हूं, मैं समझ गया। बाबा बागेश्वर जब सड़क पर उतरे थे तो उन्होंने कैसे लोगों को समझाया, ये भी सुनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनाइए भाई। इसका है, आपका लाइसेंस नहीं है, फिर क्यों चला रहे हो? गलत बात है, कानूनी कार्रवाई होगी। अब आप कल से पहले ई रिक्शा बंद करो, पहले आप लाइसेंस लो, इसके बाद आप रिक्शा चलाओ, मदरा पी करके नहीं चलाओ, 6 से ज़्यादा ओवरलोड नहीं। ये बहकता बहुत है, हल्का वाहन है, ये बहकता बहुत है। धाम पर आने वाले, आपका नाम रईस खान है, इसलिए आपको और ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी।
बाबा जब गांव में पहुंचे तब भी विस्तार न्यूज ने बाबा बागेश्वर से बात की थी, और अब बाबा जब सड़क पर उतरे हैं तब भी विस्तार न्यूज ने विस्तार से बात की है। सुना दीजिए क्या कह रहे हैं, सुनाइए। बागेश्वर धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की जान माल की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने एक समन्वय बैठक की प्रशासन के साथ। धाम नशा मुक्त हो, गुंडा मुक्त हो, आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर किसी भी प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार ना हो, व्यभिचार ना हो। बहुत लोग परेशान करने वाले आ गए, क्षेत्र में बहुत नशा किया। हमने फिर नशा के खिलाफ छतरपुर प्रशासन सख्त है और बागेश्वर धाम सख्त है। अच्छी तस्वीर है, इसलिए विस्तार से बात कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी खबर है? चाय वाले ने 100 करोड़ की ठगी कैसे की है भाई, बताइए। ये लोग 100 करोड़ रुपया दिख रहे हैं, 100 करोड़ लाए, 100 करोड़ रुपया ठग लिए। छत्तीसगढ़ में ठगी की खबर दिखाया था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। 40 करोड़ रुपया का दिखाया था कि 40 करोड़। अब ये चाय वाले 100 करोड़। छत्तीसगढ़ में बहुत ठगी हो रही है भाई साहब, बहुत ठगी हो रही है। 100 करोड़ की ठगी की खबर बताने वाला हूं। 100 करोड़ की खबर। पैसे डबल होने का लालच लोगों को ठगा रहा है। मत करिए लालच। बहुत बड़ा मामला सामने आया है, सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। चलिए विस्तार से पूरी खबर बता देता हूं। पूरा मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है। झांसे में आकर कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी। ठगे गए लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। कई लोगों के सपने टूट गए, कई लोग भारी कर्जे में चले गए और आरोपी ने ठगी के पैसों से खूब ऐश किया और अपने लिए नई प्रॉपर्टी बनाई। 100 करोड़ रुपए, बाप रे बाप। आरंग और मंदिर हसौद क्षेत्र के 300 से ज्यादा लोगों को ठग लिया गया। इन लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी हुई है, यानी कि 1 अरब रुपयों की ठगी का मामला है। 100 करोड़ की ठगी करने वाला, 300 लोगों को ठगने वाला शातिर जानते हैं कौन है? सुनेंगे तो विश्वास नहीं होगा, सुनेंगे तो विश्वास नहीं होगा। इस ठगी का मास्टरमाइंड सिर्फ 12वीं पास है, जो पहले चाय की दुकान चलाता था। आरोपी का नाम भुवनेश्वर साहू है, जिसने अपने साथी मनोहर के साथ मिलकर इस ठगी को अंजाम दिया है और ठगी करने के बाद फरार हो गया। जब शिकायत हुई तो पुलिस ने साइबर टीम लगाकर भुवनेश्वर साहू की तलाश शुरू की और फिर भुवनेश्वर साहू को धमतरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए, हैरान रह गए। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की रिपोर्ट देखिए। आपको थोड़ा तस्वीर साफ करने में आसानी होगी। रिपोर्ट दिखाइए नितेश की। $100 करोड़ रुपए की ठगी करने के बाद भुवनेश्वर साहू ने कोयली में, आरंग में अपनी ये सफेद रंग में काली कोठी बनवाई है। यहीं अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे 20,000 स्क्वायर फीट के अंदर, जमीन के अंदर जो है कई हजार स्क्वायर फीट का उसने आलीशान बंगला बना रखा था। यहीं से भुवनेश्वर साहू कहा जा रहा है ट्रेडिंग का अपना नया काम जो है करता था। ये महंगे महंगे लग्जूरियस मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। भुवनेश्वर साहू के घर में ताला लगा है। सबसे पीछे की जगह में उसने 2-2 जो है गेट बना रखे थे और अब जो है जेल की चक्की पीस रहा भुवनेश्वर साहू। कभी इसी दुकान में जो है चाय बेचा करता था, मुगौड़ी, समोसा, ये सब कुछ यहाँ वो बैठकर गल्ले में बेचा करता था और अपने मामा का सहयोग किया करता था। 2012 तक तो यहीं था। ठगी के जरिए भुवनेश्वर साहू चाय बेचने वाले से सीधे करोड़पति बन गया। भुवनेश्वर साहू ने यह ठगी कैसे की, ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझ लीजिए। चाय बेचने वाला भुवनेश्वर साहू चिट फंड कंपनी का काम भी करता था। इसी दौरान भुवनेश्वर साहू ने लोगों से पैसे लेकर शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। भुवनेश्वर साहू ने लोगों को शेयर ट्रेडिंग करके 6 महीने में पैसा डबल करने का झांसा दिया। पिछली बार भी बताया था जब 40 करोड़ की खबर बताया, शॉर्टकट नहीं होता पैसा कमाने, मेहनत करना पड़ेगा। और शॉर्टकट से कमाएंगे तो इसी तरह से जो नितेश दिखा रहे थे, बंगला बनाएंगे और फिर रहेंगे कहाँ? जेल में। इसलिए शॉर्टकट नहीं, मेहनत कीजिए। भुवनेश्वर साहू के इस झांसे में सैकड़ों लोग फंस गए और लोगों ने अपनी कमाई भुवनेश्वर साहू को दे दी। भुवनेश्वर ने ठगी के 20 करोड़ से ज्यादा रुपया शेयर ट्रेडिंग के नाम पर डीमैट अकाउंट में लगाया।
इसके साथ ही आरंग और मंदिर हसौद के आसपास के इलाकों में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली। इसके अलावा भुवनेश्वर साहू ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर करोड़ों की जमीन और कार भी खरीदा। बताइए, गर्लफ्रेंड को नहीं भूला, पैसा आया गर्लफ्रेंड को भी नहीं भूला। इस काम के लिए भुवनेश्वर साहू ने बाकायदा एजेंट रखे थे जो गांव-गांव जाकर लोगों को झांसा देते थे और पैसों का कलेक्शन भी करते थे। सभी एजेंट ये पैसा लाकर भुवनेश्वर साहू को सौंप दे देते थे और इन्हीं पैसों को भुवनेश्वर साहू शेयर मार्केट में लगाता था। विस्तार से बता रहा हूं। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मंदिर हसौद थाने में पीड़ितों की एक लंबी लिस्ट बनाई जा रही है। किन किन लोगों से कितने की ठगी हुई है, पुलिस ये सब कुछ इकट्ठा करने में लगी हुई है। इस ठगी का शिकार होने वाले पीड़ित लोग और पुलिस के अधिकारी भी कुछ बोल रहे हैं। सुनाइए जरा। ये दो लोग भी उसी लूट का शिकार हुए हैं। भुवनेश्वर ने मैसेज भेजा है 1 करोड़ में स्पॉट 1 लाख और 12 माह में 5% बोनस 5 लाख। तो एक छोटे अमाउंट से प्रक्रिया चालू हुई, फिर कर्ज ले लेके पेमेंट इतना बढ़ गया सर कि जान पे बनाई है। टोटल अभी मैं उनको कहा जाए तो 5 लाख रुपया कर्ज से दिया हूँ और 2 लाख रुपया अपने जो दुकान का था और जो मेरे पिताजी से आप बता रहे थे वो सब चीज़ है। शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगाने के नाम पे और पैसे को डबल करने के नाम से 7 लाख रुपए लिए थे और वापस नहीं किए। आज भुवनेश्वर साहू और मनोहर साहू को गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक रिमांड दिया है। गजब हाल है। अपना पैसा गंवाने वाले लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। क्या करेंगे, जमा पूंजी चली गई। सोचिए, एक चाय बेचने वाले ने इतनी बड़ी हेरा फेरा कर अच्छे लोग इसके झांसे में फंस गए। भुवनेश्वर साहू पर मंदिर हसौद थाने के साथ साथ आरंग थाने में भी मामला दर्ज है। वहां की पुलिस भी तलाश रही है। अब तलाश खत्म हुई। इसलिए कह रहा हूं कि लालच मत करिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, सावधान रहिए, ठगों से सतर्क रहिए, नहीं तो ठग आपकी मेहनत की कमाई उड़ा ले जाएंगे। आपको सावधान इसलिए कर रहा हूं कि इस तरह की गफलत में आप ना फंसे। समझ गए आप? चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अगली खबर क्या है? पत्रकारिता का पेशा जोखिम भरा है। आज जब मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि अपनी बात करूंगा, पत्रकारिता जोखिम से भरा हुआ पेशा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप आधी रात को भी ग्राउंड पर होते हैं और पूरी रात भी जंगल में रहते हैं। लेकिन पत्रकारिता में खतरा और काम करने का तौर तरीका किसी आम आदमी को नहीं पता होता है। ना पता होने की एक वजह यह भी है कि संस्थान हो या संपादक, वो इसे आम जनता के साथ साझा नहीं करना चाहते। ऐसे में कई बार जोखिम ले रहे पत्रकार ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि सबकी समस्या बताने और दिखाने वाला अपनी समस्या ही नहीं बता पाता है। हम ग्रामर तोड़ रहे हैं, टेलीविजन का ग्रामर तोड़ रहे हैं, न्यूज चैनल में पत्रकारों की पीड़ा को दिखा रहे हैं। अपने किसी सहयोगी को ऐसे अकेला हम नहीं छोड़ सकते और अपने साथी के सुख और दुख दोनों ही पलों का साक्षी आपको बना रहे हैं, क्योंकि ये सब हम केवल और केवल आपके लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। हम हर बात आपसे बताएंगे और सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। आज ये सब क्यों कह रहा हूं? आज हमारे साथी अनमोल तिवारी दुर्ग जिले में एक स्टोरी करने गए थे, एक कहानी करने गए थे। दुर्ग के कचांदुर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो गई। दर्दनाक खबर को कवर करने हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी पहुंचे थे। जहां हादसा हुआ वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस रिपोर्टिंग के दौरान ही हमारी टीम के साथ मारपीट हुई। अमूमन जब पत्रकारों के साथ मारपीट होती है
तो कई संस्थान और संपादक इस बात को इसलिए नहीं दिखाते कि उनको लगता है कि हमारी शान में गुस्ताखी होगी, लेकिन मैंने ग्राउंड में रहकर इस जोखिम को उठाया है। अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमारे ड्राइवर ने खून बहाया है तो उसकी कहानी भी हम विस्तार से बताएंगे। हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन अगर अपने चालक को बचाने में खून बहाए हैं तो हम उनके साहस को सलाम करेंगे और कहेंगे कि आप बहादुर साथियों की वजह से हम ग्राउंड रिपोर्ट कर पाते हैं। हम ऐसे अपने कैमरामैन, अपने चालक, अपने रिपोर्टर को अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे याद है मैं 2-2 बार मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। 370 कश्मीर में आज ही के दिन 2019 में आज ही के दिन मुझ पर हमला हुआ था और मैं कभी भी इसको छुपाता नहीं हूं, बहुत गर्व से बताता हूं। ऐसे ही मैं जब ट्रक में घूम रहा था और आरटीओ के जो एजेंट हैं, जो पैसे की उगाही करते हैं, उनकी खबर दिखा रहा था तो आरटीओ के एजेंट ने मेरे कैमरामैन साथी के ऊपर हमला किया था। बचाने गया तो मुझ पर भी हमला किया था और तब मेरे उस संस्थान के संपादक और सहयोगियों ने कहा था कि याद करो पिछले 5 साल में कोई रिपोर्टर है जो अपनी रिपोर्ट के लिए मार खाया हो? अगर तुमने खाया तो गर्व से कहो कि मैं पत्रकारिता के पेशे में हूं और मैं इस तरह की चुनौतियों को स्वीकार करता हूं, इस तरह की चुनौतियों को गले लगाता हूं, क्योंकि जब आपके लिए खबर करने निकलेंगे तो इस तरह की घटना घटेगी। इस तरह से डराया जाएगा, इस तरह से नशा करने वाले लोग आप पर हमला करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम छिप जाएं। हम सामना करेंगे, जो तकलीफ आ रही है उसको दिखाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये रिपोर्ट देखिए क्या क्या हुआ, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा। दुर्ग जिले के कचांदुर गांव में हुए सड़क हादसे में भाई बहन और भांजी की मौत हो गई। हम फिलहाल उसी कचांदुर गांव में हैं जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। जैसे देखिए ये ट्रक गुजर रही है, ये ट्रक आपको दिखा कैसे गुजर रही है। ऐसे ही तेज रफ्तार चलती ट्रक ने भाई बहन और भांजी की जान ले ली है। हम लोग देखिए घटना स्थल पर है जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। आपको मैं वो तस्वीरें दिखाता हूँ और बहुत खतरनाक मंजर रहा होगा, क्योंकि ये निशान जो है दिखा रहे हैं कि ये निशान कि किस तरीके से जो ट्रक का पहिया है वो अनियंत्रित होकर जो है ट्रक पूरा इधर आ गया। अनमोल घटनास्थल को दिखा रहे थे। आसपास खड़े कुछ लोग रिपोर्टिंग के दौरान अनमोल को रोक टोक कर रहे थे। टीम का काम न रुके इसलिए हमारे चालक ने रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने चालक के साथ बहस की और गुट बनाकर मारपीट करने लगे। अपने साथी के साथ मारपीट होता देख हमारे रिपोर्टर अनमोल तिवारी और कैमरामैन दुर्गेश साहू दोनों भागते हुए आकर चालक को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने अनमोल और दुर्गेश पर भी हमला कर दिया। चालक को बुरी तरह पीटा गया। हमारे सहयोगियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अनमोल, दुर्गेश और चालक कुलदीप क्या कह रहे हैं घटना को लेकर सुन लीजिए। कुलदीप है, ड्राइवर है, ये रिपोर्टर अनमोल तिवारी है जो साहसिक वहां पत्रकारिता कर रहे थे, और ये दुर्गेश साहू है जो कि साहसिक रूप से कैमरा चला रहे थे ताकि जनता की बात को जो है पहुंचाया जा सके, और ये कुलदीप है विस्तार न्यूज के ड्राइवर जो अपना फर्ज निभा रहे थे। और इनके साथ किस तरीके की मारपीट की गई है। जहां पर एक्सीडेंट हुआ था हम लोग वहीं पहुंचे थे और मैं और मेरे कैमरामैन दुर्गेश जो है हम लोग वॉक थ्रू कर रहे थे। वो कैमरा चला रहे थे, मैं माइक पे बोल रहा था, समझा रहा था कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था। इसी दौरान अचानक जो है ड्राइवर कुलदीप से जो है जो ढाबा वाला संचालक था या क्या था मुझे स्पष्ट तो नहीं पता है, एक लेकिन मोटा हट्टा कट्टा आदमी था, वो इससे विवाद करने लगा और इसको जो है मारने लगा, गाली गलौज करने लगा, गंदी गंदी भद्दे भद्दे गाली देने लगा। इसके बाद हम लोग बीच बचाव में गए, मैं और हम लोग कैमरा वैमरा छोड़े रोके कि ताकि इसको कोई चोट ना आए। तो इसको इतना ज़ोर से मारे कि इसके पूरे नाक से खून बहने लगा। इसका अगर आप शर्ट देखेंगे तो पूरा शर्ट जो है इसका खून से लथपथ हो गया। किस तरीके का आपके साथ बर्बाद? जी अनमोल तिवारी जी रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं बीच बचाव कर रहा था कि भैया रुकिए अभी चालू है, तो फिर गंदी गंदी गालियाँ देना चालू कर दिए। हाँ, तो फिर वहाँ से हुआ तो मैं बोला ठीक है भैया चलो थोड़ा देर बात करेंगे, करने दो सर लोगों को काम। तो फिर अपन मेरे को लेके गए कहाँ दुकान तरफ, दुकान वहीं पे है ढाबा में, वहाँ लेके गए। उसके बाद में बोलते हैं इसको बांधो रे, गंदी गंदी गालियाँ
बहुत मतलब इस प्रकार की गालियाँ दी है कि मैं अभी बयान नहीं कर सकता। दुर्गेश, कब आपने देखा कि ये लड़ाई हो रही थी, फिर कैसे आपको इस लपेटे में लिया गया? मैं कैमरा चला रहा था और अनमोल भैया को बताया कि मैं देखो उनके साथ कुछ हाथापाई हो रहा है, तो जस्ट पीछे मुड़े हम लोग, कैमरा आईडी नीचे किया, मैं आईडी नीचे किया और चले गए हम लोग कि क्यों मारे पूछने के लिए। तो छुड़ाने के लिए उन लोग इतना मतलब खून सवार था कि उन कुछ बता भी नहीं रहे थे और मारे जा रहे थे। हम लोग बीच बचाव में गए, फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। गनीमत है पुलिस समय पर आ गई। पुलिस क्या कह रही है इस पूरी घटना को लेकर, ये भी सुनिए। ये मामला जेबरा सिरसा चौकी में सामने आया है और इसमें एफआईआर लेके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें हम तस्दीक कर रहे हैं और उसके पास रिकॉर्ड्स को भी देखेंगे। जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उसके खिलाफ उसको देखते हुए उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। कार्रवाई जरूर कीजिएगा, लेकिन मैं आज अपने उस सहयोगी से बात जरूर करूंगा जिससे मारपीट हुई है। अनमोल कहाँ खड़े हैं आप? और निराश तो नहीं है अनमोल? परेशान तो नहीं है? मैं आपको अपनी घटना बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये समझिएगा कि एक पिता बात कर रहा है। आप ये समझिएगा कि जो एक पिता अपने पुत्र को मोह करता है, वही मोह मेरा आपके प्रति है। तनाव मत लीजिएगा अनमोल, ऐसी बहुत सी घटनाएं होंगी। मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी है और जिसके बाद मैं आज आपसे बात कर रहा हूं यहां खड़े होकर। दुखी मत होइएगा, इसी तरह मुस्कुराते रहिएगा। बहुत बड़े रिपोर्टर बनेंगे आप, और एक दिन जहां मैं खड़ा हूं यहीं खड़े होकर चैनल हेड करेंगे। अनमोल, आज मैं लाइव आपसे ये कह रहा हूं। बताइए क्या हुआ था और हौसला कैसा है आपका? देखिए बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, हम लोग परेशान नहीं हैं, क्योंकि देखिए हम लोग लोगों की ही दुख और दर्द को दिखाने आए थे, उनके बीच में ही आए थे। लेकिन कुछ इस तरीके का वाकया हुआ जो होना नहीं चाहिए था। हम लोग कचांदूर में आए हुए थे, जहां पर आज एक्सीडेंट सुबह के दौरान हुआ था जिसमें एक छोटी बच्ची की भी मौत हो गई थी। तो हम उसी दुख और दर्द को दिखाने और कैसे ये हादसा हुआ, इस पूरी घटनाक्रम को दिखाने ग्राउंड पर पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान हमारे ड्राइवर से कुछ असामाजिक तत्वों के लोग जो शराब के नशे में थे, उन्होंने ड्राइवर से बिना मुद्दे के विवाद कर दिया और उसके बाद जो है इतना उसको मारा कि नाक से खून बहने लगा, जिसे देख करके हम लोग रिपोर्टिंग बगल में ही कर रहे थे। 10 मीटर की दूरी होगी, तो उसे छोड़कर फिर मैं उसे बीच बचाव में गया। अपने कैमरामैन साथी दुर्गेश जी को बोला कि आप कैमरा रख दीजिए, हम लोग बचाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम लोग जैसे ही गए तो फिर 4-5 लोगों ने मिलकर फिर हमें रस्सी से बांधने की भी कोशिश की। रस्सी लाया गया था, इसके अलावा चाकू भी लाया गया था कि हम पर हमला किया जा सके। लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद जैसे तैसे हम लोगों को बहुत मारा उन लोगों ने, और मेरे ड्राइवर को तो इतना मारा कि खून बहने लगा। तो हम लोग जैसे तैसे भागे और खेत में जाकर छिपे। हम लोग कभी मक्के की खेत में छिपे, तो कभी धान की खेत में, कभी भिंडी लगा हुआ था उस फसल के बीच में जाकर छिपे ताकि हमारी जान बच जाए। और अचानक मैंने अपने सहयोगी को कॉल किया, हमारे दुर्ग ब्यूरो चीफ हैं दिलीप जी को, उनको कॉल किया, बताया कि ऐसी ऐसी वारदात हुई है हमारे साथ। रवि जी को कॉल किया रायपुर में कि इस तरीके का वाकया हो गया है। फिर जाके पुलिस की टीम पहुंची और हम लोग का बीच जो है हम लोग बच पाए, निकल पाए। नहीं तो आज हम ये कह सकते हैं साफ तौर पे कि हम लोग मरते मरते बचे हैं। लेकिन हमारा हौसला कम नहीं हुआ है, हम मजबूत हैं। विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है, हम लोग बोलते इमोशनल चैनल है, लोगों के दुख और दर्द में जाते हैं। इसीलिए हम लोग आज कचांदूर आए थे ताकि लोगों का दुख और दर्द दिखा सके। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे साथ जो हरकत किया वो बिल्कुल उचित नहीं था। पुलिस से अब कार्रवाई की है कि कोई बात कार्रवाई नहीं। करेगी। आपको, दुर्गेश को, कुलदीप को, मेरे तीनों सहयोगियों को सलाम है, बारंबार हाथ जोड़कर प्रणाम है, बारंबार। कोई बात नहीं, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी अनमोल, और हम इस तरह की खबर दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चलिए अगली खबर आपको बता देता हूं। रायपुर दक्षिण का चुनाव अब चढ़ने वाला है। कैसे और क्यों? छत्तीसगढ़ के एक विधानसभा सीट में उपचुनाव होने वाला है, आप जान ही गए होंगे। बिरजू भैया के रायपुर दक्षिण सीट में चुनाव हो रहा है। बिरजू भैया क्यों कह रहा हूं? है तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का सीट, लेकिन 35 साल कोई व्यक्ति अगर एक सीट पर काबिज रहे तो फिर इसीलिए कहना पड़ता है बिरजू भैया के दक्षिण सीट में चुनाव हो रहा है। तो बृजमोहन अग्रवाल के करीबी पूर्व सांसद सुनील सोनी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। इसके पीछे क्या रणनीति है, इससे पार्टी को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि नामांकन का
वक्त करीब आ गया है। 25 अक्टूबर तक नामांकन कर सकते हैं प्रत्याशी। मतलब केवल 4 दिन ही बचा है भाई साहब, पर कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 2 दावेदारों का नाम दिल्ली भेज दिया है। कहां भेजा है? दिल्ली भेज दिया है। इसमें एक नाम पूर्व महापौर प्रमोद दुबे का है और दूसरा नाम आकाश शर्मा का है। आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दक्षिण की दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन रेस खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। अब पार्टी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। सबसे ज्यादा बाई इलेक्शन उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और ये बाई इलेक्शन भी कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी और मजबूती के साथ काम करेगी। निश्चित रूप से हम बाई इलेक्शन के जीतने के लिए हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस कह रहे हैं आज शाम तक नाम आ जाएगा, अभी तक तो नहीं आया है। कोई रिपोर्टर जोड़िए भाई, दिल्ली से अभी तुरंत बात करना है, माफ कीजिएगा रायपुर से तत्काल बात करना है। हालांकि रात हो गई है लेकिन नाम नहीं आया है। अब इसको क्या समझा जाए? पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि किसको टिकट दिया जाए या फिर तय नहीं करने दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद दुबे के पक्ष में हैं और युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज नए चेहरे के समर्थन में, इसलिए मामला फंस गया है। अब ये देरी कहीं कांग्रेस को चुनाव में पीछे ना कर दे, जो हमेशा कांग्रेस की रणनीति के साथ होता है। चलिए अब बीजेपी की बात कर लेते हैं। पार्टी ने भले ही टिकट पूर्व सांसद सुनील सोनी को दी है, लेकिन चुनाव तो बृजमोहन अग्रवाल ही लड़ रहे हैं भाई साहब। चुनाव की पूरी कमान अपने हाथ में ले लिया है बृजमोहन भैया ने। बृजमोहन अपने रणनीति में लग गए हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि दांव बृजमोहन अग्रवाल के 35 साल जीत के रिकॉर्ड का है। सुन लीजिए बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी की तैयारी क्या कह रहे हैं, किस तरह से तैयारी करना है, सुनाइए। हमारा कार्यकर्ता तैयार है। आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को जिताएंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र कल से दिख रहा है, तोड़ फोड़, मारपीट, गाली गलौच, ये इनके तासीर में है, इनके स्वभाव में है। एक तरफ हमारे कार्यकर्ता को देख लीजिए आप, शक्ति केंद्र के स्तर पर, बूथ के स्तर पर, मंडल के स्तर पर और पूरे विधानसभा के स्तर पर पूरी टीम लगेगी। और ये बीजेपी की सीट रही है 8 बार लोगों ने मुझे विधायक बनाया है, तो मैं तो ये मानता हूं कि दक्षिण विधानसभा मेरा घर है और अपने घर को कभी कोई छोड़ता नहीं है। देखिए दक्षिण का चुनाव चढ़ने लगा है और मामला बेहद रोचक हो चला है। कांग्रेस पार्टी बैठक कर रही है लेकिन तय नहीं कर पा रही है और शाम तक आ जाएगा नाम। आया कि नहीं आया मिस्टर रवि मिरी? नाम आया कि नहीं आया, बता दीजिए विस्तार से। मैं जान रहा हूं कि आज आप थोड़ा दुखी हैं, थोड़ी मायूस हैं, आपके चेहरे में वो दिखाई देता है मुझे, और मेरा और आपका कनेक्शन जो है बहुत गहरा है, दिल का है, इसलिए मैं चेहरा आपका पढ़ लेता हूं। कोई बात नहीं, अनमोल का हौसला बुलंद है। आप बस ये बताइए, दुखी बिल्कुल मत होइए कि क्या हो रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी में सीएलपी लीडर और जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज, दोनों के बीच में ये चर्चा हो रही है कि आकाश शर्मा को टिकट दिया जाए या प्रमोद दुबे को दिया जाए। दोनों पूरी ताकत लगा दिए हैं। सीएलपी लीडर में चरण दास महंत, भूपेश बघेल, इन सभी लोगों का नाम है और चाहते हैं कि प्रमोद दुबे को टिकट मिले और प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि आकाश शर्मा को टिकट मिले, उतारेंगे तो नया भरोसा आएगा। यही कोशिश है कि दोनों के नाम को दिल्ली भेजा गया, लेकिन दिल्ली में इन दोनों में से किसकी बात को मानी जाएगी, किसकी गुहार को सुनी जाएगी, ये तय नहीं हो पा रहा। इसीलिए लेट हो गया, क्योंकि कल ही नाम भेजा गया था और अब तक नाम जारी नहीं हुआ। जैसे ही तय होगा आपसे बातचीत होगी। लेकिन आज एक बड़ी खबर और आई है, इसलिए आपकी जगह मुझे संजय ठाकुर चाहिए। डालिए संजय ठाकुर को। कहां है संजय ठाकुर? डालिए जरा, कहां है संजय ठाकुर? संजय ठाकुर दिख गए, संजय ठाकुर दिख गए। कई नक्सली मारे गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के ऑर्डर के बाद कई नक्सली मारे गए हैं। टाइम हो गया है संजय, जल्दी से बता दीजिए क्या अपडेट है। 10 से 12 का अपडेट आपने कुछ देर पहले बताया था, क्या अपडेट है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए 5 नक्सलियों के 100 जो हैं वो फोर्स लेके वापस लौट आई है, जिसमें 2 पुरुष हैं, 3 महिला नक्सली हैं। ये जो पूरा ऑपरेशन है ये C60 के जवानों ने लॉन्च किया था,
जिसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली है। सबसे खास बात यह है कि पूरी मुठभेड़ जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार फोर्स जो है दबाव बना रही है। ऐसे में नक्सली जो है वो महफूज पनाह की तलाश में जो है वो महाराष्ट्र की बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। ये जो इलाका है ये बिल्कुल इंद्रावती नदी के बगल का इलाका है, भामरागढ़ जो तहसील है, और यहीं इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। अभी भी फोर्स द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक इसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है, साथ ही कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बड़े हथियार मिले हैं। जो नक्सली मारे गए हैं वो बड़े कैडर के नक्सली हैं और कई नक्सली घायल हुए हैं। तो नक्सलियों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आज ही नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया था जिसमें नक्सलियों ने अपने नुकसान की जानकारी दी थी। संजय अपडेट बताएंगे। 8:53 हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को फौरन बताइएगा। संजय बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास भी केवल धन्यवाद कहने का ही समय बचा है।